बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम केमिस्ट्री बुक के यूनिट 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट के लेक्चर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आज के हमारे टॉपिक्स में शामिल है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिड्स, साथ ही आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन लियोरी कॉन्सेप्ट, और एंड में इंशाल्लाह हम समझेंगे एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास 10.1 कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है टेस्ट के बारे में। तो जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे सोर होते हैं, और बेसिस जितनी भी हैं वो सारे की सारी बिटर होती हैं इन टेस्ट। इसके बाद अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो स्टूडेंट लिटमस पेपर जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, कुछ ब्लू और कुछ रेड कलर के। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड्स के अंदर डिप करें तो इनका कलर चेंज हो जाता है और ये रेड हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस के अंदर डिप करें, यानी कोई सब्सटेंस जो कि बेस है इसके अंदर अगर आप इसको डिप करें तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां लिख सकते हैं कि एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। जबकि ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप इस लिटमस पेपर जो कि ब्लू है इसको आप बेस के अंदर लेकर जाकर डिप करें तो बेस इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, दैट मीन इसका कलर नहीं चेंज करता इस ब्लू का। इसी तरीके से जो रेड लिटमस पेपर है वो अगर आप इस रेड लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जब आपने इसको बेस के अंदर डिप किया हुआ है इस रेड लिटमस पेपर को तो इसका कलर ब्लू हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 की इफेक्ट ऑन स्किन। तो एसिड्स एंड बेसिस बोथ आर कोरिसिव, ये दोनों के दोनों स्किन को डैमेज करते हैं, और अगर ये स्किन के ऊपर कहीं गिर जाएं तो ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो एसिड्स और बेसिस दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अगर इनका एक्वा सॉल्यूशन बना हुआ है और ये मोल्टन फॉर्म में है। तो नेक्स्ट पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास एक पीएच स्केल है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये पीएच स्केल हमें किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में इन्फॉर्म करता है। इस पीएच के ऊपर नंबर होते हैं 1 से लेकर 14 तक। तो 7 जो नंबर है ये न्यूट्रलिटी का बताता है, यानी किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच नंबर 7 आ जाता है जब हम इसको मेजर करते हैं तो वो दैट मीन कि वो ना एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल है। तो वाटर ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है जिसकी पीएच जो है वो 7 होती है। अगर जो आप 7 से लेस की तरफ जाएंगे, कमी की तरफ जाएंगे, तो जो सब्सटेंस की एसिडिटी है वो बढ़ती जाएगी। दैट मीन के 1 जो है, अगर किसी का पीएच स्केल 1 आया है, किसी का पीएच नंबर 1 आया है तो वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू उसके जिसका पीएच नंबर 2 है। तो जितना आप डाउन की तरफ जाएंगे उतना ही सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ जैसे एग्जांपल है कि ये जो गास्ट्रिक एसिड है जो कि हमारा स्टमक जो है वो सिक्रीट करता है, ये बेसिकली इसकी ये हाईली एसिडिक है, दैट मीन इसकी पीएच 1 है। इसी तरह जो आप आगे की तरफ जाएंगे तो 7 से अबव जाएंगे तो पीएच नंबर बढ़ता जाएगा और साथ में सब्सटेंस की बेसिसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो हम एसिड उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनका पीएच नंबर 7 से छोटा हो, और बेस उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनका पीएच नंबर ग्रेटर देन 7 हो। इसके बाद रिएक्ट विद मेटल की बात करें तो जितने भी एसिड हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, एक्सेप्ट इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर ये कंसंट्रेटेड अमाउंट में है तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज ये भी नहीं रिएक्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी बेसिस हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल की तरफ, जो कि है 10.1.1 आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्टूडेंट आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया 1887 में। ये स्वीडिश केमिस्ट थे आर्हेनियस, और इन्होंने ये जो है पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर एक डेफिनेशन दी एसिड्स और बेसिस की। तो इनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस। तो इनके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होगा जिसको अगर आप पानी में डालें और वो आयोनाइज हो जाए और हाइड्रोजन के आइंस प्रोवाइड करे। ये तीन बातें हैं कि
एक तो आपने उसका एक्वा सोल्यूशन बनाना है, दैट मीन पानी में डालना है उस सब्सटेंस को। दूसरी बात है कि वो आयोनाइज होगा, और तीसरी बात है कि वो हाइड्रोजन के आइंस देगा, तो वो एसिड होगा। इस तरह से उन्होंने एसिड को डिफाइन किया। यहाँ हम एग्जांपल से देखें, जैसे HCl है, इसको हम वाटर में डालें तो HCl आयोनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन के आइंस और क्लोरीन के आयन अलग-अलग हो जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ पुल कर लेता है, खींच लेता है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी क्लोरीन ले लेता है, तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आया हुआ है। और ये बाकी बच जाता है प्रोटॉन, तो हमने इसको प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ लिख दिया। तो हम ये यहाँ देख रहे हैं कि इस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन के आयंस प्रोवाइड हुए, तो दैट मीन ये एसिड है। और बेस की डेफिनेशन इन्होंने इस तरह से की कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेस वो सब्सटेंस होगा जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। आप इस एग्जांपल में देखें, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने इसको पानी में डाला तो सोडियम के आयन मिले और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन मिले। तो इस सब्सटेंस ने हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड किए, तो दैट मीन ये जो सब्सटेंस है वो बेस है। स्टूडेंट, अब हम फर्दर एग्जांपल से समझते हैं कि हम किस तरह डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एसिड्स और बेस को अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनके इक्वेशंस हैं, जिनको हम आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि वो एसिड्स हैं या बेस हैं। तो पहली जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें देखें कि HNO3 है हमारे पास, और जब हमने इसको वाटर में डाला तो इसने हाइड्रोजन के आयंस प्रोवाइड किए। तो अभी हम सीख कर आए हैं कि अगर हाइड्रोजन के आयंस प्रोवाइड कर रहा है कोई सब्सटेंस, तो वो क्या होगा? जी हाँ, वो एसिड होगा। दूसरा देखें, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक है, ये इसको जब हमने वाटर में डाला तो ये इसने क्या प्रोवाइड किया? हाइड्रोजन के आयंस प्रोवाइड किए, साथ में सल्फेट आयन भी हैं, लेकिन आपने सिर्फ हाइड्रोजन के आयंस देखने हैं। तो हाइड्रोजन के आयंस हैं इसमें, तो ये क्या होगा? ये भी एसिड होगा। एग्जाम में स्टूडेंट ये वो खुद ही आपको देंगे, ये इक्वेशन आपने ये नहीं बनानी होगी, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना होगा एसिड्स एंड बेसिस को। तीसरा देखें तो आप खुद देख लें, यहाँ देखें कि हाइड्रोक्सिल आयन हमें दिए गए हैं, तो ये सब्सटेंस क्या होगा? बेस होगा। इसके साथ आप लास्ट देखें कि इसमें भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड किए हैं, तो ये भी क्या होगा? बेस होगा। इसमें एक और भी जो ट्रिक है वो भी यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आ रहा हो तो वो एसिड ही होगा, और OH आ रहा हो तो वो बेस ही होगा। ये वैसे एक जस्ट छोटी सी ट्रिक है, इसको हम यूज़ करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हैं कि आर्हेनियस के क्या बेसिकली ड्रॉबैक्स है, इस थ्योरी को हमने फर्दर प्रोसीड क्यों नहीं किया, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो पहली लिमिटेशन ये है कि दिस अप्लाइज टू एक्वा सोल्यूशन, यानी ये सिर्फ एक्वा सोल्यूशन के ऊपर ही अप्लाई हो सकती थी ये थ्योरी। इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस को जिसको हमने चेक करना होता उसको हमें पानी में डालना पड़ता था, और फिर वो आयोनाइज होता, तो तब हमें पता चलता कि जी ये एसिड है या बेस है। तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट वर्क था। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सब्सटेंस, ये जो थ्योरी है, ये उन सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं आ रहा था, जैसे CO2, SO2, इनके अंदर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर ये आयोनाइज भी होते हैं तो ये हाइड्रोजन के आयंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? इनके अंदर तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे आप यहाँ देखें, अभी हमने देख कर आए कि ये HCl था, ये तब एसिड था आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन था ना, तो जब इसको पानी में डाला तो ये हाइड्रोजन के आयन प्रोवाइड हुए। अब CO2 में तो हाइड्रोजन के आयंस हैं ही नहीं, आप इसको पानी में डालें तो ये कैसे हाइड्रोजन के आयन प्रोवाइड करेगा? यानी वाटर में बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हो जाती है। वाटर के अंदर भी तो होते हैं ना मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन होता है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो तब हम उसको एसिड्स कहते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है ये इंक्रीज नहीं कर सकता कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को। इसी तरीके से दूसरा आप देखें तो NH3 जो था, अब इसमें OH ग्रुप है ही नहीं, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो आर्हेनियस तो इसको बता ही नहीं सकता कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि बेस तो वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर OH आ रहा होता है। जैसे अभी हमने देखा था कि NaOH बेस इस वजह से था क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप आ रहा था, हाइड्रोक्सिल आयन आ रहे थे। जब हमने इसको पानी में डाला तो हाइड्रोक्सिल आयन अलहदा हो गए।
तो इस सब्सटेंस के अंदर तो हाइड्रोक्सिल है ही नहीं, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो ये बेस नहीं है। तो इस वजह से ये कुछ लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स भी आप इनको कह सकते हैं जो आर्हेनियस के हैं, तो इनको ओवरकम किया आने वाली थ्योरी ने, और वो थी ब्रॉन्स्टेड एंड लेयरी कॉन्सेप्ट, जो कि 1923 में दिया गया। तो अब हम मूव करते हैं ब्रॉन्स्टेड और लेयरी कॉन्सेप्ट की तरफ। इनके अकॉर्डिंग एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये बड़ी एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपने इसको समझना है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस वो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस फिगर में देखें स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास ये दो HF हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ देखें कि ये इसमें से हाइड्रोजन जो है वो, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। जब पुल करेगा तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसके पास चला जाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो नज़दीक वाटर मॉलिक्यूल हैं उनकी तरफ जाएगा और उनके ऊपर जो लोन पेयर इनको कहते हैं, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया। प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, वो फ्लोरीन ले रहा है, तो इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अब ये प्रोटॉन जाकर कहाँ अटैच हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसको आप राइट साइड पर, इक्वेशन के राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ जाकर अटैच हो गया, ये रेड कलर में जो है। और क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन डोनेट किया तो ये क्या होगा, ये एसिड होगा। इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल आप देखें तो इसने एक्सेप्ट किया, तो तभी तो ये H3 हो गया ना, पहले 2 थे H, अब यहाँ 3 हो गए, तो दैट मीन ये जो सब्सटेंस है वो बेस होगा। वैसे एक और यहाँ बात है कि जो सब्सटेंस बेस हो वो कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं, यानी जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को वो कॉन्जुगेट एसिड होता है, और इसी तरीके से जो डोनेट करता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट FSC में है, फिलहाल ये हमने इसको स्टडी नहीं करना। इसके साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखें कि अमोनिया है NH3 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल अपना एक हाइड्रोजन इसको डोनेट कर रहा है, इसके लोन पेयर को, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ अमोनिया इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया और हाइड्रोक्सिलाइन अलहदा हो गए। तो इस रिएक्शन में आप देखें कि हाइड्रोजन या प्रोटॉन किसने डोनेट किया, तो वो डोनेट किया इस वाटर मॉलिक्यूल ने। तो वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन डोनेट किया, तो दैट मीन वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो एसिड होगा, और जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वो क्या होगा, बेस होगा। इसमें एक और बात भी है, जैसा कि अभी आप यहाँ देखें तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बेस था और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एसिड है। तो यही तो बात है, हमने पहले भी देखा कि pH जो नंबर है वाटर का वो 7 है। दैट मीन कि वाटर जो है वो एसिड भी बिहेव करता है और बेस भी। इसी वजह से इन मॉलिक्यूल्स को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल या एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये आपने ऐसे ही लिखना है कि अगर आता है डिफाइन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, तो आपने पहले ये दो एग्जाम्पल देनी है, ऊपर कोड करनी है, लिखनी है, और इसके साथ आपने लिखना है कि कंसीडर अबव 2 एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट प्रोटॉन। एक में वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ देखें तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोटॉन को, और दूसरी जगह वाटर मॉलिक्यूल डोनेट कर रहे हैं प्रोटॉन को। तो दिस मीन वाटर बिहेव एसिड एज वेल एज बेस, तो इसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं, स्टूडेंट अब हम 10.1.2 ब्रॉन्स्टेड लेयरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में अपनी एग्जांपल 10.1 को समझ लेते हैं, जिसमें हमारे पास HCl है और H2O है और साथ में ये बन रहा है H3O और साथ में क्लोरीन के आयन बन रहे हैं। तो यहाँ देखें कि जो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें एसिड और बेस कौन सा है। तो HCl में जो H था, बेसिकली प्रोटॉन था, वो डोनेट हो गया है और वो वाटर मॉलिक्यूल ने ले लिया है, तभी तो H2 से H3 हो गए हैं। तो जो डोनर होगा ना वो एसिड होगा और जो एक्सेप्टर होगा प्रोटॉन का वो होगा बेस। तो हम लिख लेंगे कि HCl जो है वो एसिड है और H2O क्या है, बेस है। इसके साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ देखें वाटर मॉलिक्यूल हैं और अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। तो बाद में देखें कि अमोनिया के मॉलिक्यूल जो है वो NH3 थे, यहाँ बाद में देखें NH4 हो गए।
दैट मीन इन्होंने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तभी तो 4 हुए ना। तो आपने ये देखना है कि जो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के आयंस इंक्रीज कर रहे हो ना, हाइड्रोजन या प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा हो, तो वो हमारे पास बेस होगा, और जिसमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन डिक्रीज कर रहे हो वो एसिड होगा। जैसे H2O था तो सिंपल OH रह गया, दैट मीन इसका एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो ये क्या होगा, एसिड, और अमोनिया क्या होगा, बेस होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 की जानिब। तो यहाँ भी हमने आइडेंटिफाई करना है ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेसिस को। तो पहले देखें H2SO4 है और H2O है, तो आप लोग खुद बताएं हमें कि अब यहाँ H2 था, बाद में क्या रह गया, H1 रह गया, दैट मीन इसने एक H डोनेट किया, तो यहाँ वाटर में H2 था, तो अब ये हाइड्रोनियम आयन बन गए H3O, दैट मीन उन्होंने एक एक्सेप्ट कर लिया वाटर मॉलिक्यूल ने। तो ये क्या होगा, H2SO4 बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड है, और वाटर क्या है, ये बेस है, हम इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखें CH3COOH और H2O, तो यहाँ देखें कि इसमें CH3COO रह गया, H इसमें से एक निकल गया, यानी यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, तो दैट मीन कि इसने अपना एक जो है वो प्रोटॉन जो है वो लूज कर दिया, और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो लूज करने वाला है वो एसिड है, और जो गेन करने वाला है वो है बेस। नेक्स्ट देखें जी लास्ट में कि H2S है और NH3 है, तो यहाँ देखिए NH4 हो गया, तो NH4 जो हो जाए तो दैट मीन उसने एक्सेप्ट किया, तो ये बेस होगा, और ये जो लूज कर रहा है H2S से HS हो गया, ये एसिड होगा। तो स्टूडेंट इसके साथ हमने अपने जो लेक्चर नंबर 1 था यूनिट 10 का, उसको कवर किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।